आज हम पढ़ेंगे रिस्पिरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर्स। ये सिस्टम क्योंकि मुकम्मल ओपन रहता है इसलिए इसमें बीमारियों के इन्फेक्शंस के या दूसरे डिसऑर्डर के चांसेस ज़्यादा है। इन डिसऑर्डर्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक अपर रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स है, एक लोअर है, एक पल्मोनरी है। अपर में जैसे कि अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक है, नाक और कान और थ्रोट तक। लोअर में ट्रेकिया और लंग्स का जिक्र है और पल्मोनरी में ही लंग्स का है। तो इसमें सबसे पहला जो है वो साइनोसाइटिस है। साइनोसाइटिस इसको समझने के लिए हमें एक दफा फिर जो हमारे नेजल कैविटी है उसका थोड़ा सा अहाता करना पड़ेगा। इस नेजल कैविटी के अंदर हमने जिक्र किया था कि नेजल साइनसेस है और ये नेजल साइनसेस दरअसल छोटी छोटी ओपनिंग है, लेकिन बैकग्राउंड में देखा जाए तो ये छोटी ओपनिंग्स अंदर काफी बड़ी जगह है और ये नेजल साइनसेस है। ये साइनसेस नेजल बोन के अंदर भी हैं, फेशियल बोन तक भी हैं, ऊपर फोरहेड तक पहुंचते हैं। तो यहां से क्या होता है, म्यूकस सिक्रेट किया जाता है। म्यूकस सिक्रीशन की वजह से यहाँ से म्यूकस निकलकर इधर लगता रहता है और ये म्यूकस फिल्ट्रेशन में काम आता है, एयर को मॉइस्ट करने में भी काम आता है। अब साइनोसाइटिस एक कंडीशन है जिसमें इन्फ्लेमेशन ऑफ नेजल साइनसेस, नेजल साइनसेस में सूजन हो जाती है। सूजन की वजह से क्या होता है कि ये जो ओपनिंग थी वो नैरो हो जाती है। ओपनिंग के नैरो होने की वजह से अंदर से म्यूकस की सिक्रीशन ब्लॉक हो जाएगी और जो म्यूकस लंबे अरसे तक ब्लॉक हो जाएगी वो मोर एंड मोर सॉलिडिफाई हो जाएगी। सॉलिडिफाई होने की वजह से इसकी रिलीज मुश्किल हो जाएगी। जब रिलीज मुश्किल हो जाएगी तो सबसे पहले जो अलामत नजर आएगी वो ये होगी कि सर में दर्द हो, सर भारी भारी होगा, खासतौर पर झुकते वक्त बहुत सर यहाँ पर पेशानी में और नाक में और इधर भी भारीपन महसूस होगा। नाक बंद होगी, ब्लॉकेज तो या इसको कहते हैं कि ऐसा लगता है कि नाक सूज गई है जिसकी वजह से हवा का अंदर आना जाना थोड़ा मुश्किल भी हो रहा है और नाक बंद रहती है। इसके अलावा खांसी भी हो सकती है, यानी इसके असरात नीचे थ्रोट तक भी आ सकते हैं। तो इसका हल क्या है, वजह क्या है? वजह इन्फेक्शन हो सकती है और इन्फेक्शन किसका, बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है और या फिर एलर्जी हो सकती है। एलर्जी आमतौर पर डस्ट से हो सकती है, स्मोक से हो सकती है, मॉइस्चर से हो सकती है। तो जिस चीज से एलर्जी है उससे अवॉइड करना जरूरी है। अगर इन्फेक्शन हुआ है तो एंटीबायोटिक्स, एलर्जी है तो एंटी एलर्जिक मेडिसिन प्लस अवॉइडिंग द कॉज ऑफ एलर्जी, एलर्जेंट जो है उससे बचना। लेकिन एक थोड़ी इसका हल ये है नेबुलाइजेशन। नेबुलाइजेशन एक सिंपल होता है, एक आजकल बहुत सोफिस्टिकेटेड आइडिया है। सिंपल तरीका ये है कि पानी गर्म करके उसमें भाप नाक से ली जाती है, वो चीज तोड़ कर। दूसरा जो आजकल आया है उसमें आप एक मास्क सा लगाते हैं जिसमें पानी के अंदर कुछ खास मिनरल शामिल करके गर्म पानी से भाप इधर तक पहुंचाई जाती है। तो इससे ये जो बंद नाक है वो भी खुल जाती है, साइनसेस के अंदर जो जमा हुआ म्यूकस है वो भी रिलीज हो जाता है और इस तरह रिलीफ। तो ये आमतौर पर जो मौसम चेंज होता है उन औकात में इसके पता है, या जो ज्यादा नमी वाले इलाकों में लोग रहते हैं या धुएं वाली जगह रहते हैं उसमें भी ये होता है। तो ये था कि साइनसाइटिस। अब इसके बाद है ओटाइटिस मीडिया। पहले ये समझ लें, ओटाइटिस मीडिया को समझने के लिए हमें कान के अंदरूनी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझना है। हमारे जो कान है 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक हिस्सा ये है, इसको पिन्ना या एक्सटर्नल ईयर कहा जाता है। उसके बाद ऑडिटरी मीटस है, ये भी एक्सटर्नल ईयर में आता है। यहाँ पर एक कान का पर्दा है, ईयर ड्रम, यहां तक इसको एक्सटर्नल लेयर
इसके बाद ये जगह आगे जाके खुल जाती है। खुलने के बाद इधर से आगे जो हमारा मिडिल ईयर है वो शुरू होता है। इसकी पहली हड्डी मेलियस कहलाती है, उसके बाद इनकस है, इनकस के बाद स्टेपिस है और स्टेपिस कमोबेश इस तरह से होती है। यहाँ फिर अंदर जाकर इनर ईयर होता है। इस वक्त हमने कान की इंटरनल स्ट्रक्चर को नहीं देखा है। यहाँ जो इनर ईयर और एक्सटर्नल ईयर के बीच में एक काफी खाली जगह है ट्यूब की शक्ल में, इसको कहा जाता है यूस्टाचियन ट्यूब। यूस्टाचियन ट्यूब कहते हैं इसको। और ये यूस्टाचियन ट्यूब अंदर हल्क में खुलती है। तो जो हमारा हल्क है या फेरिंक्स है उधर से कनेक्टेड है। ये क्यों जरूरी है जरा सोचें। ईयर ड्रम बहुत ही नाजुक पर्दा है, इसमें बाहर की हवा का प्रेशर पड़ता है। जितना बाहर से पड़ेगा उतना ही अंदर से भी पड़ना चाहिए, वरना एक तरफ से प्रेशर आएगा तो ये फट सकता है। तो इसकी खातिर ये यूस्टाचियन ट्यूब को मुंह से कनेक्ट किया गया है। अब इस यूस्टाचियन ट्यूब के अंदर खोलने को या मिडिल ईयर की सूजन को या इन्फ्लेमेशन ऑफ मिडिल ईयर इज कॉल्ड ओटाइटिस मीडिया। इसको ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। अब इसका सबब भी इन्फेक्शन हो सकता है। इसको आपने सुना होगा ओरल हेल्थ, मुंह की सेहत बहुत जरूरी है, जिसमें सरफेस ब्रश करना है। जो अपने दांत साफ करते हैं, खुराक खाने के बाद कुली करते हैं, धोते हैं, ओरल हाइजीन मेंटेन करते हैं, उसमें हमको इसका खतरा नहीं। लेकिन जो ओरल हेल्थ की ख्याल भी रखते हैं, नाक से भी हवा आती जाती है, तो यहाँ इन्फेक्शन हो जाए वायरल, बैक्टीरियल या किसी और का, या फिर एलर्जी हो जाए, तो ये सूजन बहुत बड़ा होता है। सूजन होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ कान के ऊपर बहुत दबाव पड़ता है। एक तरफ से हवा कम आ रही है, दूसरी तरफ से ज्यादा, तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर की वजह से खास तौर पर जो एयर ड्रम है उसमें दबाव ज्यादा पड़ता है, तो कान में दर्द होगा, गले में दर्द होगा और सुनने में प्रॉब्लम होगा, साथ में फिर हालत खराब, गला खराब, तो उस सारे को ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। अब इसको ठीक करने के लिए फिर कॉज देखी जाएगी। अगर इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक से ये ठीक होगा। एलर्जी की वजह से हुआ है तो एंटी एलर्जिक ड्रग्स से इसको ट्रीट किया जाएगा, या जो भी कॉज है उसको रिमूव करेंगे तो इससे निजात मिलेगी, वरना ये डिस्टर्ब करेगा। सर ये जो इन्फेक्शन ये यहाँ पे भी इन्फेक्शन की वजह से होता है सर, ये क्या कहते हैं रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जरिए आता है, ये कहाँ के जरिए आता है? ये तीनों जरियों से आ सकता है। मुंह के जरिए भी आएगा, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट से भी आ सकते हैं और कान के जरिए, क्योंकि जरासीम के लिए कोई रुकावट नहीं है, तो कहीं से भी, लेकिन ज्यादातर ये ओरल ट्रैक्ट से आएगा। लेकिन क्योंकि आगे यहाँ जो जंक्शन है हल्क, वहां पर ओरल कैविटी भी खुलती है, नेजल कैविटी भी, कान वाला जहाँ जाके यहाँ मिल जाती है, तो ये कहीं से भी हो सकता है। ज्यादातर कान से, सॉरी मुंह से या हल्क से, क्योंकि नाक से फिल्ट्रेशन का इंतजाम है, मुंह के अंदर के फिल्ट्रेशन का कोई इंतजाम नहीं है, इसलिए ये करता है। अच्छा, इसके बाद अब हम आते हैं तीसरी बीमारी की तरफ, जिसको कहा जाएगा नमूनिया। नमूनिया का शुरू में एक ही कॉज बताया जाता है। ये एक बैक्टीरियम है, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी। स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी इसका नाम है। और ये दरअसल स्ट्रेप्टोकोकस इसलिए कहते हैं, गोल बैक्टीरिया को कोक्साई कहते हैं, और गोल बैक्टीरिया अगर चेन की शक्ल में हो तो उनको स्ट्रेप्टोकोक्साई कहते हैं। तो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी इसका नाम है, इसी से ये नमूनिया बनी है। लेकिन अब ये दावा किया जाता है कि ये वायरल इन्फेक्शन से भी हो सकता है, तो ये टोटली इन्फेक्शियस बीमारी है। अच्छा, यहाँ पर लंग्स मुतासिर होते हैं बेसिकली, हालांकि इसको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहा, लेकिन मुतासिर लंग्स होते हैं। अगर एक लंग्स मुतासिर हो तो सिंपल नमूनिया कहते हैं, दोनों मुतासिर हो तो डबल नमूनिया कहते हैं, और कभी ये पुरानी हो जाए तो
क्रोनिक कहलाती है, नई नई ताजा हो जाए तो एक्यूट कहलाती है। ये भी इसके असबाब है। तो इसमें होगा क्या, इसमें इन्फेक्शन होता है लंग्स प्लस ट्रेकिया। तो ट्रेकिया में अगर हो तो इसको ब्रोंकाइटिस भी कहते हैं, जैसे कि नाम से ही जाहिर है ब्रोंकाई भी इन्वॉल्व है। तो ब्रोंकाइटिस असल में एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल्स में सूजन होने की वजह से नेरो हो जाते हैं। नेरो होने की वजह से हवा जब अंदर बाहर जाएगी तो आवाजें आएंगी, सांस लेते हुए आवाजों के साथ सांस लेंगे। तो इसकी अलामतों में से एक अलामत ये है। ये जो बैक्टीरिया है खासतौर पर अपॉर्चुनिस्ट बैक्टीरिया है। अपॉर्चुनिस्ट इसलिए कहते हैं जब सर्दियां खत्म होकर गर्मियां शुरू हो रही हैं या गर्मियां खत्म होकर सर्दियां शुरू होती, इन दो औकात में ये हमला करता है। तो इसलिए अपॉर्चुनिस्ट कहते हैं, मौका पाकर ये हमला करता है। तो इसका इलाज आसान है, एंटीबायोटिक्स दस्तयाब है इसके जरिए। अब अगर वायरल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक का असर नहीं होगा, एंटीवायरल ड्रग्स लेने पड़ेंगे। अगर बैक्टीरिया की वजह से हुआ है तो एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स, जिनको आप आमतौर पर एंटीबायोटिक्स कहते हैं, उसके जरिए इसका इलाज किया जाए। अलबत्ता सांस लेने में तकलीफ होती है तो उस वक्त नेबुलाइजेशन भी की जाती है इसमें भी, और सीने में भी दर्द होता है, बुखार हो जाता है और सांस लेने में तकलीफ तो होती है। लंग्स के खराब होने का भी खतरा होता है इसमें, स्पटम या बलगम भी आता है, खांसी भी साथ में होती है। ये सारी इसकी अलामतें हैं, लेकिन बर वक्त तशखीस हो जाए तो ये काबिल इलाज है, आसानी से कंट्रोल हो जाता है। लेकिन अगर पुराना हो जाए क्रोनिक तो ऐसी सूरत में इसके कंट्रोल होने में मुश्किल पेश आ सकती है। ये था कि अब हम आते हैं पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस की तरफ। बेसिकली इस बीमारी को टीबी कहा जाता है। टीबी कहने की वजह यह है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इसका नाम है बैक्टीरिया का, जो इस सबब बनता है इस बीमारी का। लेकिन ये टीबी लंग्स की भी होती है, हार्ट की भी होती है और हड्डियों की भी होती है। इसके फर्क करने के लिए इसको पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस कहा जाता है। जब पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस कहेंगे तो ये लंग्स का टीबी है। अच्छा, इसमें कॉज तो ये आ गया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इसका कॉज है। सिम्टम्स क्या है टीबी के सिम्टम्स? सबसे पहला सिम्टम तो ये है कि शॉर्ट ब्रीथ्स, सांसें मुख्तसर होती हैं, गहरी सांस नहीं ले सकती है मरीज, जल्दी जल्दी और छोटे छोटे सांस ले सकते हैं। शॉर्ट ब्रीथ, चेस्ट पेन, सीने में दर्द होगा, खांसी, कफिंग। और इसकी अलामतों में से एक अलामत यह है कि अगर 14 दिन से ज्यादा खांसी जारी रहे तो इस पर शक किया जा सकता है, क्योंकि इसमें खांसी मुसलसल आती है। इसके अलावा नाइट स्वेट्स, रात को पसीना आने की सबसे बड़ी वजह गर्मी है। रात को गर्मी इतनी नहीं होती लेकिन इसमें पसीना आता है। इसके अलावा डिप्रेशन, जो मरीज है वो डिप्रेस हो जाता है। अब डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन का सिंपल मतलब ये है कि किसी चीज में दिल नहीं लगता, हर चीज से आदमी मायूस होकर, मूड हमेशा मुसलसल ऑफ है। और वेट लॉस, वजन कम होने लगता है, खांसी लगातार है, कलरफुल स्पटम। इस बीमारी में आमतौर पर येलो या ग्रीनिश बलगम निकलता है। और इस बीमारी का इलाज अभी मुमकिन है। इलाज के लिए या ट्रीटमेंट में सबसे पहले ट्रीटमेंट है आइसोलेशन। ऐसे मरीज को अलग रखा जाता है क्योंकि ये बीमारी छूती बीमारी भी कहलाती है। छूती बीमारी मीन्स कि ये एक पर्सन से दूसरे में मुंतकिल हो सकती है। और मुंतकिल कैसे होती है? खांसने, छींकने और थूकने से। स्पिटिंग, स्नीकिंग और कमिंग। इसलिए इसके बर्तन भी अलग रखे जाते हैं, कमरा
इसके लिए शॉर्ट्स या डॉट, मुझे इस वक्त एग्जैक्ट ज़हन में नहीं आ रहा है, इसका इलाज है। डॉट्स कहते हैं अपन, डॉट्स। डेली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट ऑफ टीबी, ये इसका एब्रिविएशन है। और इस डॉट में 9 महीने तक इलाज किया जाता है। पहली बात तो ये है कि इसकी दवाई दस्तयाब है हर प्राइवेट और सरकारी अस्पताल में, इसके टेस्ट भी फ्री है, इलाज भी फ्री है। डॉट्स में क्या किया जाता है, किसी की निगरानी में ये दवाई दी जाती है, वो इसलिए कि अगर इसमें ब्रेक आ गया तो वहां से सर नौ शुरू, 9 महीने तक लगातार ये दवाई खाएंगे तो ठीक। एक और ट्रीटमेंट भी है, वो 6 महीने का है। एक और ट्रीटमेंट है जो साल का है, तो साल में भी ये ठीक हो सकता है। यानी आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं, जबान से साल अदा करना बहुत आसान है, एक साल तक एक बीमारी में मुब्तला रहना कितना तकलीफ है। तो ये बहुत ही, यानी अगर इग्नोर किया जाए तो जान लेती है, लेकिन इलाज किया जाए, बर्बाद किया जाए, बाकायदगी से किया जाए तो ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। ये हमने 4 बीमारी